प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डोडा पहुंचे। पहली चुनावी सभा की, जबरदस्त भीड़ जुटी। उनका भाषण भी बहुत ही धमाकेदार था। अब यह पता चलेगा 18 सितंबर को कि अपने कैंडिडेट्स के लिए कितने वोट वो कर गए हैं फिक्स। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 26। मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो आज हम जिन मुद्दों पर, जिन बातों पर चर्चा करेंगे चुनावी चालीसा में, उसमें सबसे पहले है प्रधानमंत्री की चिनाब वैली में आज की रैली। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि कांग्रेस ने अपने रेबल्स पे किस तरह का एक्शन लिया है, मगर दबी जुबान में, कुछ भी साफ नहीं बताया जा रहा। तीसरी बात हम करेंगे कि महबूबा मुफ्ती ने अपनी कैंपेन तेज की, मगर अटैक उमर अब्दुल्ला पे ही किया और ये कहा कि जब वो पीडीपी बीजेपी की सरकार में चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने यूथ के लिए बहुत काम किया, इसलिए यूथ पीडीपी से जुड़ रहा है। रमन भल्ला और उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के भाषण पे कैसे रिएक्ट किया और जम्मू में कैंपेन कैसी चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोडा में हुई रैली पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डोडा पहुंचे, पहली चुनावी सभा की जम्मू कश्मीर में और 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जुटे हुए थे, 3 जिलों से लोग जुटे थे और प्रधानमंत्री भी बेहद खुश हो गए जब इतनी बड़ी भीड़ देखी। हालांकि उनकी रैलियों में तो अक्सर जुटा करती है। कई सारे लोग नाराज भी हो गए क्योंकि उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंदर नहीं आने दिया, रैली सभा में जगह ही नहीं थी और वो लोग प्रधानमंत्री के दर्शन करने से चूक गए। उन्होंने केवल स्टेडियम के बाहर से उनकी आवाज़ ही सुनी, उनका भाषण ही सुना। ये सारा कुछ हमने आज आपको दिन भर बताया भी। अब बात प्रधानमंत्री के भाषण की करते हैं, जो हमने आपको लाइव तो दिखाया था, मगर प्रधानमंत्री के मेन की पॉइंट्स क्या थी। उन्होंने आज एक बार फिर से परिवारवाद पर जम्मू कश्मीर की 2 बड़ी पार्टीज को लताड़ा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और कांग्रेस को भी वो हमेशा से परिवारवाद पर घसीटते ही हैं। साथ ही साथ उन्होंने आतंकवाद की बात भी की और उन्होंने ये भी कहा कि 10 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। 370-35 से तो गए ही गए, डीडीसी बीडीसी इलेक्शन हुए जिसके बारे में कभी लोगों को पता भी नहीं होता था। पंचायत और लोकल बॉडीज के भी चुनाव हुए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को टेररिज्म से निकालकर एक विकसित राज्य बनाना है। और राज्य बनाने की जब बात आती है तो उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड का दर्जा तो वापस केवल बीजेपी ही दे सकती है क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है। तो पवन जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने मुद्दे तो बड़े उठाए सारे, कोई भी जनरल मुद्दों की बात नहीं की इतनी ज़्यादा कि जम्मू कश्मीर में, मगर टूरिज्म टेररिज्म पर बात की, स्टेटहुड पर क्लियर कर दिया कि उनकी सरकार वापस देगी। मगर कहीं ना कहीं ये सारे जो वादे प्रधानमंत्री ने किए, सबसे पहले अटैक वही परिवारवाद। तो आपको लगता है आज भी, 10 साल पहले भी जब प्रधानमंत्री 2014 में चुनाव प्रचार करते थे तब भी परिवारवाद पर अटैक करते थे, उसके बाद सरकार चाहे पीडीपी के साथ ही बनाई। तो अब इन प्रधानमंत्री के आज के भाषण से आपको लगता है जनता पे असर होगा और वोट बैंक बढ़ेगा बीजेपी का? देखिए, शॉर्ट मेमोरीज पीपल हैं, भूल जाते हैं बहुत जल्दी, सब भूल जाते हैं। मतलब 14 की रैली को 18 तक भूल जाएंगे, याद रखेंगे प्रधानमंत्री कुछ नहीं याद रखेंगे, बस मोदी मोदी मोदी। एक जादू सा चल पड़ा है, तो वो हर सर पे चढ़कर बोल रहा है। स्टेडियम पैक हो जाता है, जगह ही नहीं बचती, लोग बाहर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। एक जगह पे स्पॉट ऑफ फिक्स करते हो, 5-7 विधानसभाओं से लोग आते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहा है तो सब, हर कोई सुनना चाहता है, देखना चाहता है। कुछ लोगों ने देखा ही नहीं है, कुछ चाहते हैं हम सामने से देखें, टीवी में देखा हुआ है, सामने से देखना चाहते हैं, हजूम आ जाता है। बात रही टेररिज्म और टूरिज्म की, ये पहले भी था, तब भी यही कहा गया, आज है, आज भी यही कहा गया। आज प्रधानमंत्री आए हैं, कल ही 2 टेररिस्ट वहाँ पर मार दिए थे 2 दिन पहले, बिल्कुल साथ, और कल 2 जवान शहीद हो गए थे। ये चलता रहेगा साथ साथ। टेररिज्म का हल सरकार, अभी तक सब कहते आए हैं सख्ती से निपटेंगे, कुचलेंगे, लेकिन वो तो आपको लगता है कि वोट बैंक को वो अपनी पार्टी के लिए इकट्ठा कर गए, फिक्स कर गए? देखो, वोट बैंक को बात करने की है कि आपने 4-5 विधानसभाओं को संबोधित कर दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का लोकल मुद्दों को टच नहीं करना, और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को करना भी नहीं चाहिए। वो उनकी लीडरशिप नीचे वाली, वो उनके पास है। उन्होंने जनरल मुद्दों पे बात करनी है और साथ में उन्होंने परिवारवाद की बात करते हैं तो एनसी पीडीपी तो पहले भी था, बाप बेटी बाप बेटा,
फिर उसके बाद बाप बेटी के साथ ही कांग्रेस में तो शुरू से चला आ रहा है। कांग्रेस से तो इट बट्टे का बैर है ना, वो चलता रहेगा। लेकिन जम्मू में दो बड़ी पार्टियों को टारगेट करना और फिर एक पार्टी के साथ उसी टेबल पर बैठ जाना जहां पर दोनों संविधान के झंडे लगे हुए थे, है ना, उस समय 317 हटने से पहले पीडीपी के साथ सरकार बन गई। अब स्टेटहुड देने की बात है, जाहिर सी बात है कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी ही देगी। बिल्कुल। तो सपोज करिए अगर एनसी कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये भी सोचने वाली बात है कि हम हैं तो देंगे। अगर आप कहीं ना कहीं इस चुनावों में, क्योंकि बड़ा मुद्दा स्टेटहुड है, तो प्रधानमंत्री काउंटर करते हैं मैनिफेस्टो पीडीपी के और बीजेपी के, एनसी के और कांग्रेस के मैनिफेस्टोस को कि स्टेटहुड उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा है, देना तो हमने है। तो मुझे लगता है कि उसमें क्या हो जाता है कि कांग्रेस कहती है कि हमने स्टेटहुड की मांग करनी है कि जम्मू कश्मीर में स्टेट वापस चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि स्टेटहुड देंगे, एनसी भी कहती है स्टेटहुड चाहिए, भाजपा से जुड़े हुए संगठन भी कहते हैं कि स्टेटहुड देंगे और चाहिए। दो के बीच में अंकड़ा फंसा हुआ। प्रधानमंत्री ने आज क्लियर कर दिया कि हम देंगे, आपको तो चाहिए लेकिन देंगे हम। तो वो जो एक ट्विस्ट होता है ना पॉलिटिशियन का, उसमें वोटर कंफ्यूज हो जाता है। खैर सही कह रहे हैं पवन जी, आपकी बड़ी चीजें ये होती हैं कि जब भी प्रधानमंत्री जैसा बड़ा नेता कभी पहुंचता है ऐसी रैलीज में और ऐसी जगहों पर जहां पर कि पब्लिक जो होती है वो प्रधानमंत्री के चार्म से बहुत ज़्यादा वो होती है, उससे मतलब उन्हें देखना चाहती है, सुनना चाहती है, तो प्रधानमंत्री को पता होता है जो बाकी भाषण है वो तो मीडिया के लिए या बड़े नेताओं के लिए है। उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत शिराजी और पहाड़ी में की, उनको पूछा आप कैसे हो, और साथ ही ये बोल दिया कि मचेल माता की जय और माँ सरथल की भूमि पर मैं आया हूँ और आप लोग दूर दराज रामबन और किश्तवाड़ से आए हो। तो जब प्रधानमंत्री आपकी लोकल लैंग्वेज में आपसे हाल पूछ लें और आपकी जगहों के नाम ले लें तो लोग उतने में ही कायल हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बखूबी पता है कि जहां वो जाते हैं वहां की जनता को कैसे अट्रैक्ट करना है। साथ में वो अट्रैक्ट कर गए तकरीबन। उनके साथ में जो टीम होती है ना, जैसे उनके साथ जितेंद्र सिंह जी जो लोकल एमपी हैं वो साथ आते हैं, वो रास्ते में एक चार्ट बन जाता है। और लेकिन प्रधानमंत्री का ये है कि वो याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं हर चीज़ को, वो लिखा हुआ नहीं पढ़ते कि शिराजी में क्या बोलना है। उनको बता दिया जाता है कि ये यहाँ पर बोला जाता है, ये प्रमुख स्थल हैं, तो उसका असर हो जाता है। सीधी सी बात है, ये असर लोकल लोगों को इतना ही काफी है। लोकल लोगों मोदी के लिए इतना मुश्किल नहीं होता मेमोराइज करना। आपने जम्मू जब आए थे, लोकल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हाँ लोगों होता है, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डोगरे हो तो ही इतना बोल रहे हैं, तो काफी। तो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने जो रेबल्स हैं खास तौर पे उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का ये गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि हाई कमांड बहुत गुस्से में है कि आखिर हमने जो टिकट्स बांटी उसके विरोध में कुछ लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। जैसे आपको पवन जी 2-4 दिन से बता रहे थे कि सुचेतगढ़ में तो पूरी कांग्रेस ही चुनाव लड़ने आ गई इंडिपेंडेंट्स के रूप में और रेबल्स के रूप में। वैसे ही छंब में, वैसे ही इवन गांदरबल में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ उनका एक कैंडिडेट आ गया। तो कांग्रेस ने आज एक 5 लोगों की सूची को नोटिस जारी किया है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता दबी जबान में ये बात कंफर्म कर रहे हैं, मगर नोटिस नहीं जाहिर कर रहे। आखिर करना चाहिए, अगर आपने शोकाज नोटिस दिया तो बता दीजिए किस किस को दिया है, मगर खबर कंफर्म है। तो ये शोकाज नोटिस से आपको लगता है कांग्रेस अब इनको बाहर भी निकालेगी? कुछ कांग्रेस बाहर निकाले, अंदर रखे, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस ने सरेंडर गेम खेली, सेल्फ गोल खाया और इतना देर कर दी कैंडिडेट अनाउंस करने में। उसके बाद जो पैनल में नाम थे उन लोगों को तरजीह नहीं दी गई, कुछ लोगों को पैराशूट से लाया, कुछ लोगों को प्रेशर में लाया। उसके बाद आलम ये बन गया कि लोग इंडिपेंडेंट आ गए। अगर इनमें से इंडिपेंडेंट कुछ जीत के आते हैं तो वापस कांग्रेस अपने साथ जोड़ लेगी अगर सरकार बनाने के नंबर कम होंगे तो। नोटिस जो दे रहे हैं कल को फिर वापस कैसे लेंगे? वही तो चीज है। हमने आपको पार्टी से बीजेपी ने इस बार समझदारी बरती है, उन्होंने अभी तक नोटिस नहीं दिए हुए, ना ही पता है छंब में और ना ही उधमपुर ईस्ट में। उनको पता है कोई भी 1-2 जीत गया तो हम वापस ले सकते हैं। 14 कांग्रेस को लिया था। कांग्रेस की इस समय हालत जो है, सांबा में तो कांग्रेस का दफ्तर ही बंद हो गया, वहां पर उन्होंने ताले लगा दिए। शांब में तो आपके सामने ओपन है कि लोगों की डिमांड थी भाई आप लाइए, लेकिन नहीं लाया। वो नोटिस से क्या साबित करना चाहते हैं? कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुचेतगढ़ में किसको नोटिस देना है? 5 लोग पैनल में थे, एक व्यक्ति भूषणलाल डोगरा को आपने टिकट दी, 4 इंडिपेंडेंट आ गए हैं, दे दीजिए। कांग्रेस का हाल ये हो रहा है कि आप नोटिस देते जा रहे हैं, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि पहले ही आपके जो कैंडिडेट थे आपने सही चूज नहीं किए, जनता कह रही है।
हम इसमें कुछ नहीं कह रहे। अगर वो लोग जीत कर आएंगे तो फिर भी कांग्रेस के ऊपर कहीं ना कहीं ये बात हो जाएगी कि आपने सही कैंडिडेट का चयन नहीं किया, और फिर जीतने के बाद अगर वो आपसे जुड़ते हैं तो सरकार में आपके नंबर बढ़ सकते हैं, और अगर वो दूसरी पार्टीज के साथ चले जाते हैं तो आपके लिए खतरा बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, महबूबा कश्मीर चलते हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपनी चुनाव प्रचार में अब उमर अब्दुल्ला को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। शायद उनको लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है कहीं आगे रेस में निकल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि यूथ सबसे ज़्यादा कश्मीर का पीडीपी के साथ है, और इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार 2014 में बनी थी, उस समय महबूबा मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए 12,000 यूथ की जो एफआईआर थी वो खारिज की थी। तो यूथ पीडीपी के साथ है। ये कहने का इस मौके पे क्या मतलब है पवन जी, कि जब हमारी पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, कहीं महबूबा मुफ्ती थोड़ा टिल्ट कर रही हैं बीजेपी की तरफ और उमर को आड़े हाथों ले रही हैं, या कश्मीर की राजनीति ज्यादा गर्म हो रही है? लेकिन इसमें एक चीज और भी है ना, वो क्या टिल्ट करेंगी, उल्टा बीजेपी के ऊपर ब्लेम कर दिया कि हमने 12,000 लोगों की एफआईआर कैंसिल की। बीजेपी ने तो अभी तक बात ही नहीं की इस पर। उमर के लिए तो ये कैश हो गया जी, वो तो इस मुद्दे को कैश करेगा बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ महबूबा ने तो एक मुद्दा दे दिया, भाई आपके लिए ये एक मुद्दा है कि जब बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, मैंने 12,000 यूथ की एफआईआर जो थी वो निरस्त खारिज की थी। तो वो 12,000 जो यूथ की थी, क्या वो मर्डरर थे, क्या वो पत्थरबाज थे, क्या वो नशेड़ी थे, ड्रग पेडलर थे, कौन थे? 12,000 यूथ का मतलब जानती है कि कश्मीर के अंदर 12,000 यूथ की एफआईआर निरस्त करने का मतलब है आपने 12,000 उन लोगों की एफआईआर कैंसिल कर दी जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल थे। एफआईआर किस पे लगती है? क्राइम में थी, या क्राइम, जहां क्राइम में किसके ऊपर लगती है? क्राइम पे अपराधी थे, आपने अपराधियों पे कर दी, एंटी नेशनल एलिमेंट से कर दी, आपने ड्रग पैडलर की कर दी, आपने मर्डरर की कर दी, आपने किसी भी तरीके। बीजेपी क्यों चुप रही? फिर बीजेपी को क्यों चुप रहा? 12 साल, अगर 12,000 की बात है, ये तो मैं कह रहा हूं कि ये पीडीपी ने तो मुद्दा दे दिया एनसी को कि अगर आप इसको कैश करना चाहते हो तो कर लीजिए। और मुझे पक्का लगता है कि उमर रिएक्ट करेंगे और इस चीज का फायदा वो जम्मू में बीजेपी के खिलाफ भी लेंगे नेचुरली। और जम्मू अगर वापस आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नेता जब डोडा पहुंचा हो और भाषण किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चुनावों के दौर में उनके भाषण के रिएक्शन ना आए। तो रिएक्शन भी आए। उमर अब्दुल्ला का सबसे पहले रिएक्शन आया कि प्रधानमंत्री आतंकवाद पे लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। आतंकवाद का दौर गया नहीं, मिलिटेंसी अभी भी स्टेट में चल रही है। 2 एनकाउंटर तो प्रधानमंत्री के डोडा पहुंचने से पहले ही जम्मू कश्मीर में हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर रमन भल्ला ने, जो कांग्रेस के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू के नेता भी हैं बड़े, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शायद ये भूल गए, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, 2014 के भाषण को दोहराया, मगर उन्हें नहीं पता कि 2024 में हालात खराब हैं, 3500 स्कूल बंद हो चुके हैं, बुढ़ापा पेंशन जम्मू कश्मीर में बंद है, और भी कई सारे मुद्दे हैं। तो प्रधानमंत्री को शायद यहाँ के नेताओं ने सही जानकारी नहीं दी थी। तो पवन जी, दोनों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने इलाके के हिसाब से घेरा। रमन भल्ला ने जम्मू के मुद्दों पर घेरा तो उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि मिलिटेंसी अभी भी चल रही है। आपको लगता है चुनावी स्टंट होते हैं? देखो, चुनावी स्टंट तो हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिलिटेंसी को लेकर उमर अब्दुल्ला का जो बयान था आप देख लीजिए कि जम्मू संभाग में पिछले 3-4 महीने में कितने एनकाउंटर्स हुए, कितने अभी भी 2 दिन से लगातार पुंछ में भी और वहां पर भी मुठभेड़ें चल रही हैं। ये तो पॉलिटिकल स्टंट वो चलते रहते हैं। हाँ, रमन भल्ला का जो ये कहना था कि जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने गाइड नहीं किया। मैंने पहले भी कहा था कि अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आके पानी की बात तो करेगा नहीं, वो तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करेगा, और साथ में जो उनकी लोकल लीडरशिप है वो आएगी, जहाँ कोई और दूसरे कैबिनेट मंत्री आएंगे वो लोकल मुद्दों पे बात कर सकते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि हर व्यक्ति ये सोचता है प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो शायद हमारे लिए कोई बड़ी घोषणा कर दें कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो आपके लिए, वो तो ऑलरेडी संकल्प पत्रों ने जारी कर दिया। हाँ, इस बार इस विधानसभा जब ये था, आज के दिन ही वो कश्मीरी पंडितों का जो बलिदान दिवस है, उन्होंने उसका भी जिक्र किया, और किस बार में जो शहादतें हुई थी उनका भी जिक्र किया। उससे थोड़ा सा लोगों को सेंटिमेंट्स भी लगते हैं कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने हमारी भी बात की है। तो ये पॉलिटिकल स्टंट की बयानबाजी तो चलती रहती है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों को लगता है कि हमारे मुद्दों की बात नहीं हुई। आप लोकल लेवल पे लोगों को इस बारे में बता सकते हो, लेकिन जब इतने बड़े लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा हो तो फिर इन छोटी चीज़ों की वहाँ मैटर नहीं करता है। चुनाव प्रचार जहां जहां तेज हो रहा है वहां वहां खाली चुनाव प्रचार के साथ साथ एक और बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 2 एनकाउंटर हुए। किश्तवाड़ के छात्रों में एनकाउंटर चल रहा है, एक जेसीओ और एक जवान शहीद हुआ, 2 जवान घायल हैं, और अभी भी आतंकी किसी भी के भी मारे जाने की जानकारी नहीं है। वहीं करेरी में 3 आतंकियों को बारामूला में सेना ने मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल
इलेक्शन की सुरक्षा के लिए आए थे, उन्हें जूझना पड़ रहा है आतंकवाद से भी, और पहले भी जानकारी थी कि ऊपरी पहाड़ियों पे आतंकी छिपे बैठे हैं। क्या ये आतंकी कहीं इलेक्शन में खलल डाल सकते हैं पवन जी? ये एक बड़ी चीज़ है। 4 दिन बाद चुनाव है, पहला फेज। देखिए, इनपुट्स आए थे, हमने खबर भी की थी कि टारगेट किलिंग हो सकती है, बीजेपी के ऑफिसेस, बीजेपी के लीडर्स को टारगेट किया जा सकता है, बाकी पार्टियों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाकी भी बढ़ाई गई है। और आज ही रजौरी में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है आज फिर आर्मी ने फाइल किया है। एक जवान इंजर्ड हुआ है अभी, जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे उससे पहले खबर आई थी। उसके साथ ही पुंछ में भी फायरिंग हुई थी। बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 इनकाउंटर हो गए, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए, 2 जवान शहीद हो गए। कश्मीर में 3 टेररिस्ट मारे गए। तो ये चुनाव के समय पर सीमा पार से जो बौखलाहट है वो तो दिखेगी। टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तो ये हुक्म मिलते ही हैं कि आप इस समय ऐसा करिए। हाँ, जाहिर सी बात है कि जब वीआईपी विजिट होती है उस समय कोई बड़ा इनकाउंटर हो जाए तो एक थोड़ा सा लोगों के अंदर डर सा रह जाता है, और एक अपोजिशन को मौका भी मिल जाता है कि टूरिज्म और टेररिज्म दोनों के साथ साथ आप चल रहे हो, तो टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। तो ये बाकी पाकिस्तान की तो मंशा वही है कि किसी न किसी तरीके से विधानसभा चुनावों में भी खलल डले, चाहे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या फिर एलओसी का इलाका हो, हर जगह के ऊपर अलर्ट है फौज का, और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हैं वो होंगी आने वाले दिनों में और ज़्यादा। इसी बीच जनरल द्विवेदी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे जो है शायद आने वाले हैं, शायद वो एक बार सुरक्षा का जायज़ा लेंगे, ये ऐसी जानकारी भी है। तो वो तो यहीं रह चुके हैं, काफ़ी देर कमांड की है, उनका भी थोड़ा एक्सपीरियंस है। लेकिन जब वो यहाँ पर थे तब भी तो बहुत ज़्यादा इनकाउंटर हुए थे, अब भी तो हो रहे हैं पिछले 4-5 तो चुनावों का दौर है, चुनावों के बीच में सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा होता है, क्या वो जनता की हो, क्या वो नेताओं की हो, कैंडिडेट्स की, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तरों की। तो इसी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर में की गई है, मगर सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और कुछ भी अगर जानकारी कहीं कोई सस्पेक्ट की या सस्पिशियस मूवमेंट की मिलती है तो ज़रूर पास के पुलिस पोस्ट या सेना के कैंप को जानकारी दें, और खुद भी सचेत रहें और आसपास भी लोगों को सचेत करें। और सचेत सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से नहीं रहना है, वोटिंग के लिहाज से भी रहना है। वोट ज़रूर डालें, मगर किसको डालना है ये भी जांच लें। तो चुनावी चालीसा में आज इतना ही। कल जो दिन भर की सुर्खियां, जो दिन भर की हलचल रहेगी चुनावों की, वो आपके तक पहुंचाएंगे। तब तक लगातार आप द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें कि और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम को शेयर करें। और आप चुनावों के बीच कोई खास किसी पहलू पर अगर कोई कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो वो भी हमें डीएम करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे ये दिखाने की, और हम आपको ये बता दें जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं हमारी टीम्स भी अलग अलग जगह से आपको खबरें दिखा रही हैं। कश्मीर में हमारा अलग ऑफिस, वहाँ पर एक टीम काम कर रही है, आपने खबरें देखी होंगी। आज हमारा एक रिपोर्टर, एक टीम डोडा में थे और सुबह से प्रधानमंत्री की रैली की काफ़ी खबरें हमने आपको दिखाई। अगले 2-3 दिन हम आपको डोडा, किश्तवाड़, रामबन की काफ़ी खबरें और दिखाएंगे, क्योंकि सबसे पहले फेज़ में चुनाव वहीं पर है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात करेंगे।